Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amna Ashraf. Welcome to critical analysis session. Before starting the session, मैं थोड़ी सी announcement करना चाह रही हूँ. आज के session में हमारे साथ कुछ new communities भी add हुई हैं. उस वजह से critical analysis session के कुछ protocols और DF के बारे में थोड़ा सा intro देना चाह रही हूँ मैं. सबसे पहले मैं बता दूं कि क्रिटिकल एनालिसिस सेशन जो हैं वो IMS की टीम कंडक्ट करवाया करेगी और जो क्रिटिकल थिंकिंग के सेशन है वो सर साहिल और उनकी टीम कंडक्ट करवाएगी. सिटी की जो डेट है वो भी अनाउंस नहीं हुई है. जैसे ही अनाउंस होगी सभी कम्युनिटीज़ में उसकी अनाउंसमेंट चली जाएगी. अब IMS DF का इंट्रो बता दूं तो IMS में डिस्कशन फोरम है जिसके अंदर डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं और उन्हीं में से एक सेशन जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन है. क्रिटिकल एनालिसिस सेशन जो है वो उसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो कोई वीडियो हो जाए, कोई टॉपिक हो जाए या कोई सिनेरियो हो जाए. इसके अंदर हम प्रेजेंटेशंस नहीं देते, हम डिस्कशन बेस्ड सेशन रखते हैं जिसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट्स भी जो है पार्ट लेते हैं और सेशन के दौरान एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाता है इस वजह से कि हम सेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और सेशन के अंदर जितने भी आपको कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हों या क्वेश्चन रह गया हो, आप फीडबैक फॉर्म में उसको शेयर कर सकते हैं. आज का सेशन IMS के मेंबर मोहम्मद फैज़ान और कंडक्ट करवाएंगे और उनके साथ फाइक अब्दुल्ला हैं जो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे. यस मोहम्मद फैज़ान, यू कैन स्टार्ट नाउ. Assalamu alaikum warahmatullah everyone. Welcome to the critical analysis session. आज का सेशन में हम क्रिटिकल एनालिसिस पे डिस्कशन करेंगे और आज का सेशन इंटरेक्टिव होगा. अगर किसी को सेशन के दौरान कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग हैंड भी रेस कर सकते हैं और चैट में भी पूछ सकते हैं. मेरे साथ हैं फाइक अब्दुल्ला जो कि मुझे सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट द सेशन. आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ इस सेशन का कि हम क्रिटिकल एनालिसिस को डिफ़ाइन करेंगे. उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस की सिग्निफिकेंस कि हम इससे क्या अचीव कर सकते हैं, इसके स्टेप्स और कंपोनेंट्स. इस सेशन का ब्रीफ ये है कि सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और फिर हम उसको रिलेट करेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ. फिर हम ये समझेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, हम इससे क्या अचीव कर सकते हैं और फिर इसके स्टेप्स और कंपोनेंट्स. तो आज का सेशन शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से. काफ़ी अर्सा हो गया है कि हम क्रिटिकल एनालिसिस के सेशंस ले रहे हैं, तो इसी सवाल से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ क्रिटिकल एनालिसिस, जो भी आप लोगों को समझ आई हो अब तक. तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं. जी सना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मेरे ख्याल में जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो है कि आप किसी भी टॉपिक को जो है वो फर्दर इलेबोरेट कर रहे होते हैं और उसके प्रोज कॉन्स देख रहे होते हैं और उसके हर एंगल से चेक कर रहे होते हैं कि कोई बायसनेस तो नहीं है, कोई फैलेसी तो नहीं है, उसके फैक्चुअल डेटाबेस क्या है. तो ये सारी डिटेल्स जो है वो हम उस रिलेटेड टू टॉपिक क्रिटिकल एनालिसिस में करते हैं. जी जज़ाकल्लाह खैर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया. हम 2-3 और ओपिनियंस ले लेते हैं, इसके बाद हम सेशन की तरफ मूव करेंगे. जी रोमान. आवाज आ रही है? जी जी. जी, तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम एक बायसनेस के साथ रेज़ किए गए होते हैं अपनी फैमिलीज़ के अंदर. तो उस बायसनेस को ब्रेक करके किसी भी चीज़ को अपने जो अपनी ओपिनियंस हैं, उनके भी खिलाफ सोचना, कि हर तरह से एक चीज़ को एनालाइज़ करना कि एक्चुअल में हक क्या चीज़ है. अपनी बायसनेस के अंदर नहीं लेना, जो हमारे फ़ायदे के लिए उसको नहीं लेना. हमने हर चीज़ को थ्रू आउट एनालाइज़ करना है कि क्या चीज़ एक्चुअल में हक है. दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़ अबाउट दिस. जी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने और इसी के अराउंड क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो घूमेगा. जज़ाकल्लाह खैर रोमान. असद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप इसमें ऐड कर सकते हैं. जी, क्रिटिकल एनालिसिस बेसिकली तो यही चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ वीडियो है, ऑडियो है, उसके बाद कोई रिटन फॉर्म में इशू है, प्रॉब्लम है, तो उसको चेक करना है कि उसकी एबिलिटी उसको 360 एंगल में
उसके सोल्यूशन चेक प्रॉब्लम चेक करनी है, ठीक है, किस तरह का हल उसका निकाला जा सकता है, उसका मतलब बाकी दूसरे मतलब 360 एंगल को उनको चेक करना है कि सॉरी आई थिंक उनकी तरफ से कोई टेक्निकल इशू है। जी तलहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू हम एग्जिस्टिंग जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चीज़ें आज से पहले जिस तरह चल रही थी वैसे क्यों चल रही हैं और किसी और वे में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक बंदा है वो अपनी फैमिली में पैदा होता है तो वो सोचता है कि यार मेरे वालिदैन का ये दीन है, तो वो एनालाइज करेगा। जब तक उसके पास क्रिटिकल एनालिसिस की वो एबिलिटी नहीं होगी वो उसी को फॉलो करता रहेगा, उन्हीं कस्टम्स को, रिवाज को, रसूमात को फॉलो करता रहेगा। जब उसके पास ये चीज़ आ जाएगी तो उसके पास ये एबिलिटी आ जाएगी कि वो उनको क्वेश्चन करना शुरू कर देगा कि यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा है तो क्यों है, और अगर जिस तरह कोई और अगर अप्रोच होनी चाहिए तो वो क्यों नहीं है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स उसको थिंकिंग की एक सलाहियत मिल जाती है और वो स्टेटस को चैलेंज करने लग पड़ जाता है और फिर अल्टीमेटली वो ट्रूथ की तरफ जो है वो उसकी जाना शुरू हो जाता है वो बंदा। जी ठीक, स्टेटस को चैलेंज करना और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जी जज़ाकल्लाहु खैर। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर हम मूव करते हैं सेशन की तरफ। उम्मी अहमद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्रिटिकल एनालिसिस जो है किसी भी वीडियो का या टॉपिक का आई थिंक विद डीप अप्रोच होती है ये, और विद एविडेंस एंड क्रॉस रेफरेंसेस और विद फेयर आर्गुमेंट्स। तो ये मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह। जी ठीक, फेयर आर्ग्यूमेंट्स। हम अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं। अभी के लिए इतना इनपुट काफ़ी है। और याद रहे कि जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें और साथ साथ पूछते भी रहें चैट में, ताकि हम साथ साथ उसको क्लियर करते जाएं। सबसे पहले तो हम क्रिटिकल एनालिसिस को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस असल में है क्या चीज़। तो इसको हम ना एक डायग्राम से समझते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस से मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। हम चीज़ों को रैंडमली लेके नहीं चल रहे होते, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चल रहे होते हैं, जो कि क्रिटिकल एनालिसिस के स्टेप्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है तो ये इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने एग्जामिन करना है। एग्जामिन यानी हमने उस पर गौर करना है, उसको जांचना है, उसका मुआयना करना है। मुआयना करना है और फिर उसको इवेल्युएट करना है, यानी उसको तोलना है, उसकी कदर जाननी है। और इंटरप्रेट करना है, यानी हमने उसकी तशरीह करनी है, उसको उसके मतलब देना है। हमें ये तीन चीज़ें तो पता चल गई कि एग्जामिन करना है, इवेल्युएट करना है और इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट, एग्जामिन और इवेल्युएट हमने करना किस चीज़ का है? वो हम कर सकते हैं आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को और आर्ग्यूमेंट्स को। अब ये जब तीन चीज़ें हमने एग्जामिन, इवेल्युएट और इंटरप्रेट कर ली, तो ये क्यों की? हमने ये इसलिए की ताकि हमें पता चल सके कि उनके पीछे का जो बुनियादी मतलब है वो क्या है, और क्या वो चीज़ें रिलायबल हैं भी। वो बेशक आइडियाज़ हों, इंफॉर्मेशन हो या आर्ग्यूमेंट्स हों, क्या वो रिलायबल हैं, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और उन उन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बेशक वो सोसाइटी के लेवल पे हो या फिर इंडिविजुअल लेवल पे हो। इसका दूसरा पार्ट ये है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि समझने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉम्प्लेक्स इश्यूज, वो इश्यूज किसी भी किस्म के हो सकते हैं। टेक्स्ट यानी कोई भी किताब, कोई भी आर्टिकल, उसको समझने के लिए। और आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स से मुराद वो कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान ने उसको इजाद किया हो या उसको तश्कील दी हो। बेशक वो किसी लिटरेचर का पीस हो सकता है, या फिर अगर मॉडर्न वर्ल्ड में बात की जाए तो वो कोई डिजिटल चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि कोई प्रोग्राम का कोड भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है।
अभी हम करते किस तरह हैं, तो हम ये इस तरह करते हैं कि उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी कंपोनेंट्स, उनके अजम्पशंस, उनका एविडेंस और उनकी लॉजिकल कोहेरेंस, कि क्या वो चीज़ें सेंस बना रही हैं, उनके पीछे का जो लॉजिक है, उनके पीछे की जो रीजनिंग है, क्या वो चीज़ सेंस बना रही है। तो अब हम जानते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं या फिर कौन से बुनियादी उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिससे मिल के वो क्रिटिकल एनालिसिस कहलाता है। सबसे पहले तो इसकी सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो आप लोगों को स्टेप्स और कंपोनेंट्स की शक्ल में आगे देखने को मिलेगा। सिस्टमेटिक अप्रोच इसमें इस्तेमाल होती है इंफॉर्मेशन को रिव्यू या असेस करने के लिए। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑब्जेक्टिविटी पे बेस होती है। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद के इसकी ये बहुत फ्लूइड नहीं होती, यानी एक होती है सब्जेक्टिव और एक होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेस होती है एविडेंस पे, और उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो अनबायस्ड होती है। इसकी तीसरी जो करेक्टरिस्टिक है वो एविडेंस बेस्ड, क्योंकि अगर इस चीज़ में एविडेंस नहीं होगा तो वो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कहलाएगा, या फिर उसका वो असर नहीं होगा, वो क्लासिफाई नहीं हो सकेगा एज अ क्रिटिकल एनालिसिस। इसकी जो चौथी करेक्टरिस्टिक है यानी स्क्रूटनाइजिंग आइडियाज़। स्क्रूटनाइजिंग आइडियाज़ आप साथ साथ वर्ड्स नोट करते जाएं, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए हुई तो हम क्लियर कर देंगे। स्क्रूटनाइजिंग आइडियाज़ मतलब किसी भी चीज़ को बहुत करीब से देखना। हम वो आइडियाज़ को ब्रेक डाउन करके उसको एनालाइज करके, बेशक वो आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं या एग्जांपल्स हैं या फिर कोई भी डेटा है किसी किस्म का भी, तो हम उसको बहुत ही करीब से देखेंगे। चलें, ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हुई और इसकी डेफिनेशन। चूँकि ये सेशन इंटरेक्शन बेस है और ये काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है, तो हम ऑडियंस में ही चलते हैं ताकि हम ऑडियंस से भी पूछ सकें कि अगर उनके पास कोई एग्जांपल हो जो चीज़ें उनने देखी हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ये इनको चार करेक्टरिस्टिक्स नज़र आई हैं। तो मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ, तो प्लीज़ आप इस पे अपना इनपुट दें। हनान अख्तर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो ये करेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसमें जो आजकल की हमारे है मौजूदा हालात, उसमें जो न्यूज़ शेयरिंग हो रही होती है किसी भी पॉलिटिकल उससे रिलेटेड, तो उसमें हम इसको अगर यूज़ करें प्रॉपर वे में तो हम बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके वो जो हम फेस वैल्यू पे ले रहे होते हैं, इंस्टिंक्ट पे ले रहे होते हैं, हाँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे सपोर्ट कर रही है मेरी पार्टी को या मेरे किसी भी क्लेम को, तो हम उसको एज ऑन पास करते हैं और उसको अपनी उसमें माइंड में ले जाते हैं, तो वहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो मीडिया आउटलेट्स हम उन चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या इस पे आप किसी करेक्टरिस्टिक का नाम बता सकते हैं, यानी इन चारों में से कोई भी, बेशक वो ऑब्जेक्टिविटी या सिस्टमेटिक अप्रोच है, तो हम इन चारों में से कौन सी करेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हन्नान। इसमें हम ऑब्जेक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं, वो उसमें जी काफ़ी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। जी जज़ाकल्लाह खैर। हम अगले शख्स की तरफ मूव करते हैं। जी अंस सादिक, आपको अनम्यूट किया है मैंने। आपकी आसानी के लिए वो करेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो डिटरमिन करने में। शायद अंस की तरफ से कोई टेक्निकल इशू है। जी उम्मी अहमद, महमूना महबूब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सो सलाम। इर्द गिर्द के जस्ट डेली लाइफ एग्जांपल, तो उसमें मैं अपने इंस्टीट्यूट की एग्जांपल देना चाहूँगी। जो हमारी वर्किंग है इंस्टीट्यूट में, चाहे हम किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। वहाँ पर एक सिस्टम के थ्रू जो है वो पूरा दिन हम स्पेंड करके जो है वो घर में आते हैं। और अगर अपने इन्वायरमेंट से देना चाहूँ तो बेशुमार एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें सिस्टमैटिक भी कवर होता है, एविडेंस भी और ऑब्जेक्टिविटी भी, जैसे रात और दिन का आना जाना।
जी ये यानी आपका इशारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, एक पूरा डे का स्केड्यूल डिजाइंड होता है जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। हुज़ैफ़ा हाँ शेख, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप अपना इनपुट देना चाह रहे हैं तो। Can you please elaborate systematic approach with an example? क्योंकि चैट में जो है ना वो बहुत सारे मैसेजेस भी और क्यूरी अभी भी है कि अगर आप एक एक एग्जांपल दे दें अगर इनकी। जी सिस्टमेटिक अप्रोच की और ऑब्जेक्टिविटी वगैरह की एग्जांपल्स देंगे। हम चाह रहे थे कि पहले ऑडियंस की तरफ से इनपुट आ जाए तो हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। सईद हैदर बुखारी, आपकी तरफ से इनपुट हम ले लेते हैं। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली क्रिटिकल एनालिसिस तब तक काम नहीं करेगा until unless we get more specific around our objectives. मैं भी ये देख रहा था इस हवाले से, बिकॉज मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये देख रहा था कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं, तो जो सिस्टमेटिक अप्रोच है बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। लाइक फर्स्ट यू गेट द प्रीवियस लिटरेचर एक्सेट्रा, एंड देन उसके अंदर मोर स्पेसिफिक जाके फिर उसके बाद डेटा को गैदर करना, फिर उसके बाद एनालिसिस करना। दिस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच। और उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव अपना सेट करते हैं कि हम करने के वाले हैं। लेकिन अभी आप बहुत जेनेरिक बता रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज क्रिटिकल एनालिसिस तब शुरू होगा जब हम किसी चीज के ऊपर स्पेसिफिक जाएंगे। मैंने भी आपकी 2-3 स्लाइडें देखी हैं। इट सीम्स लाइक there are a bunch of undergrads और बहुत बच्चे हैं जो मतलब कि आई डोंट नो व्हाई हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ से हट के सब्जेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर हैदर। इस पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हमें बहुत सी नई कम्युनिटीज़ ने ज्वाइन किया है, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि शुरू से शुरू यानी बेसिक्स से शुरू किया जाए। तो इंशाल्लाह जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं उन स्टेप्स पे भी जाएंगे। बहरहाल हमें बेसिक्स से ही शुरू करना पड़ेगा ताकि जिन लोगों को इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है उनको भी सही तरीके से समझ आ सके, उनकी फाउंडेशन जो है ना वो सही तरीके से बन सके। मेरा यही है कि अगर आप उसको क्या कहते हैं सब्जेक्टिविटी से हट के ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, आई थिंक। क्या आप एलैबोरेट कर सकते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस, राइट? अगर हम उसको सब्जेक्टिविटी जनरल आइडियाज पे लेते जाएंगे तो वो बहुत सारी चीजें हैं। लाइक उसमें तो हम कभी भी किसी एंड पॉइंट पे गोल पे जा ही नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं कर पाएंगे until unless we are more specific in a field or in a topic. Like Sir Sahil used to say Sumerian tablets. I researched on that. Like from many literature, I read some research articles, documentaries, everything from every perspective. और उसके बाद मैंने उसको कुरान से देखा कि जब उसमें अल्लाह ताला ने कुरान की आयत में फरमाया है कि जब अल्लाह ताला खड़ा करेगा तो कहेगा कि कहाँ हैं तुम्हारे जायंट्स, मतलब। और सुमेरियंस में देखा कि वो उनके कद बहुत बड़े थे। तो आप सुमेरियन को उसको मिला के चला ना, और ये इस वजह से मिला ताकि क्योंकि आई वॉज मोर स्पेसिफिक अराउंड द सुमेरियंस। तो एंटिल ऐसा अगर हम उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे कि हम करने के वाले हैं, सो क्रिटिकल एनालिसिस कभी भी नहीं होने वाला। जी मैं आपकी बात बखूबी समझ रहा हूँ। आप इन स्लाइड्स में एग्जांपल्स भी देखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस की। बहरहाल हम ये चाह रहे हैं कि फाउंडेशन एक अच्छी बन जाए तो फिर हम जो है ना मेन टॉपिक की तरफ मूव करें। जज़ाकल्लाह खैर। अगले शख्स की तरफ मूव करते हैं। जी तलहा। अच्छा, मैं इसमें एग्जांपल दूंगा कि कुरानिक जो आर्गुमेंट्स हैं वो आपको एक तरह से दावत देते हैं कि आप सिस्टमैटिक अप्रोच और ऑब्जेक्टिविटी और एविडेंस की बेस के ऊपर सोचना शुरू करें। मिसाल के तौर पे हर बंदे ने कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है।
फिर आपको ऐसी भी आयत मिलेंगी जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि हम ही हैं जिसने इंसान को पहले पैदा किया और अब दोबारा हम उसको मारेंगे, फिर उसको बाद में दोबारा से जिंदा करेंगे। तो मौत को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल इस आर्गुमेंट में कुरान दावत देता है कि भाई अगर आप समझते हैं कि आगे आखिरत, वो हिसाब, वो सारी चीज़ें नहीं होनी, तो फिर ये दुनिया में आपको एविडेंस जो मिल रहा है कि हर बंदा उसने मरना है, तो इस चीज़ को किस तरह रिकंसाइल करेंगे? फॉर एग्जांपल जो एथियस्ट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, तो कुरान उनको दावत दे रहा है कि भाई अपने इर्द गिर्द एविडेंस देखो और ऑब्जेक्टिव फैक्ट है कि हर बंदे ने मरना है। तो इसकी बेस के ऊपर वो दावा देता है कि भाई आप आइडियाज को स्क्रूटनाइज करें और देखें कि असल हकीकत क्या है, और वहां से फिर आप सच की तरफ जो है ना वो अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे। तो ये एग्जांपल्स कुरानिक आइडियाज की मल्टीपल आपको मिल जाएंगी जो आपको दावा देती हैं क्रिटिकल एनालिसिस की। जी जज़ाकल्लाह खैर तलहा, आपने कुरान पाक की एग्ज़ाम्पल दी और इससे बेहतर शायद कोई एग्ज़ाम्पल हो नहीं सकती। तो हम मूव करते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल्स की तरफ कि अगर सिस्टमेटिक अप्रोच की बात की जाए तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देख लेते हैं कि वो सिस्टमेटिक अप्रोच को ही यूज़ करके अपने जो करिकुलम है, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती है और कर रही है। अगर ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाए तो अपना हम जुडिशरी सिस्टम देख लें कि जुडिशरी सिस्टम में ऑब्जेक्टिविटी को इस्तेमाल किया जाता है फेयर ट्रायल्स के लिए, यानी उसमें रीजनिंग और लॉजिक की बेस पे फैसले दिए जाते हैं, ना कि किसी की ज़ाती इमोशंस या फिर बिलीफ्स को देख के। और अगर एविडेंस बेस्ड की बात की जाए तो हेल्थ केयर एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें अगर पॉलिसीज़ बन रही हैं तो वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च पे बनती हैं, ताकि जो पब्लिक है उसको अच्छे से अच्छा अपना हेल्थ केयर मिल सके। और अगर हम स्क्रूटनाइजिंग आइडियाज़ को देख लें तो थिंक टैंक्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा। साहिल साहब भी इस चीज़ पे बार बार जो है वो एम्फोसाइज करते हैं कि थिंक टैंक्स बनाने हैं। तो थिंक टैंक्स जो है वो आइडियाज़ को बहुत करीब से देखते हैं और उनको देखने के बाद अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, बेशक वो नेशनल सिक्योरिटी है या फिर फॉरेन अफेयर्स है। वो आइडियाज़ तभी आगे जा सकते हैं अगर उन पे क्रिटिकल एनालिसिस किया गया हो। तो जैसे कि अभी बात हो ही रही थी कि ऑब्जेक्टिविटी पे बात करनी चाहिए और क्रिटिकल एनालिसिस पे बात करनी चाहिए, तो हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और ऑडियंस की तरफ ही चलते हैं दोबारा से। तो ये क्वेश्चन है कि हम क्रिटिकल एनालिसिस से अचीव क्या कर सकते हैं, यानी हमें गोल क्या, वो क्या गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं। तो आप लोग अपने हैंड रेज्ड रखें, मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। जी अरसलान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अपने हैंड्स रेज रखें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। अरसलान, आई गेस उन्हें हैंड डाउन कर दिया। जी समन। क्रिटिकल एनालिसिस से हम जो अचीव करते हैं वो पहली चीज तो ये होती है कि आप खुद को इम्प्रूव करते हो, आपको अपनी गलतियां नजर आती हैं और आप उनको उन पे काम करते हो और एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और दूसरा, आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। जी सही बयान किया आपने, जज़ाकल्लाहु खैर। रुशदा तारिक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में हर एक की एग्जांपल दी है, तो ऑल ऑफ देम वर रिलेटेड टू एनी इंस्टीट्यूट और सिस्टम, ठीक है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इंडिविजुअल लेवल पे पहले नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली भी तो हम लोगों को बहुत सारे मामलात में इसको यूज करना चाहिए। तो क्या हम डायरेक्ट जो है बस इंस्टीट्यूट्स और सिस्टम्स पे जाएंगे? मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं हुई है। आपने अच्छा सवाल किया और ये यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस की, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। तो क्रिटिकल जी जी। थिंकिंग बेशक बहुत ज़रूरी है,
हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग मैं का एक बिगर अम्ब्रेला है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर तो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो सकता ना। ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रही थी, जैसे अभी हम पैलेस्टाइन के उसको देखें मामले को, तो हमारे पास एविडेंसेस के तौर पे वहां से जो वीडियोस आ रही थी या पिक्चर्स आ रही थी वो वाली चीज थी। फिर उसके बाद बायकॉट की तरफ जब सब लोग गए तो वो एक सिस्टमैटिकली सारी चीजें हुई, जैसे कुछ एप्स वगैरह बनी। एक वेबसाइट थी bdnash.com, उसका मुझे पता है। तो वहां पर जो है वो प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ब्रांड्स हैं जो कि उनको फंड कर रहे हैं, तो आपने उनको बायकॉट करना है और इस तरह की चीजें। तो मेरे माइंड में कोई इससे इंटरप्शन? रिलेटेड एक ये एग्जांपल आ रही थी, लेकिन ये जिस तरह सेशंस, एम आई ऑडिबल? जी जी। ओके। उसके अलावा जिस तरह जो फाउंडेशंस चैरिटी को लेकर या वहाँ पे जो एड पहुंचाने का काम कर रही हैं, जैसे यहाँ से पाकिस्तान से भी अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो काम कर रही थी, तो उसको जो है वो वेरीफाई करके उन्होंने भी जो एविडेंसेस दिए कि हाँ जी वहाँ पे पहुंचाई जा रही है, उसके बाद ही लोग उस तरफ गए कि हम लोग यहाँ पर जो है वो स्पेंड करेंगे। तो ये वाली थोड़ी सी एग्जांपल्स इंडिविजुअल लेवल पे भी आ जाती हैं। जी, तो इसको आई डोंट हम नो इफ आई एम क्रिटिकल राइट और एनालिसिस के नॉट, लेकिन आप साथ इसको मुझे बता सकते हैं। इसको हम क्रिटिकल एनालिसिस के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग तो ठीक है। जिस तरह से आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाली स्लाइड अगर निकालें जो उसमें जिस डिफाइन किया गया है। जी, ये ओके। रही। मैं ये एविडेंस बेस्ड की बात करी थी, एविडेंस बेस्ड की बात करी थी ना, कि वहाँ पर जो भी सिचुएशन है वो हमें एविडेंस की सूरत में वहाँ से जो वीडियोस या फोटोज वगैरह आ रही हैं उनके थ्रू हमें पता चल रहा है कि वो जो भी वहाँ पे हो रहा है वो सच है। उसकी बेसिस पे फिर आगे यहाँ से बायकॉट और इस तरह की चीजें जो हैं वो की गई हैं। जी और बिल्कुल, इसमें इन एविडेंस ही केस ऑफ हुई। मैकडोनल्ड्स, जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पाकिस्तान में पास की थी कि नहीं हम लोग तो उसको फंड नहीं कर रहे हैं, तो किसी ने उन पर एतबार नहीं किया था उसके बाद। तो दैट वाज पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आई गेस। जी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एविडेंस की बेस पे ही बात हो रही है। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाए क्रिटिकल थिंकिंग की, तो किसी भी इशू को करीब से जांचना, उस पे क्रिटिकल थिंकिंग करना, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस की ही एग्जांपल्स हैं। आई गेस ठीक है, आप और जो बात बिगर समझ टर्म रहे है होंगे। वो एनालिसिस की है या थिंकिंग की है, जिसके अंडर दूसरी वाली टर्म आती है? आप रिपीट कर सकती हैं? जी, मैं कह रही हूँ कि जो बिगर टर्म है वो एनालिसिस है या थिंकिंग है? थिंकिंग जो है और बिगर उसके अंडर आता है एनालिसिस। जी, जो बिगर टर्म है वो तो क्रिटिकल थिंकिंग है। आप ठीक है। यूं समझ लें कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की एप्लीकेशन का नाम है फॉर द टाइम बीइंग। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल खान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सवाल को दोबारा से एम्फेसाइज कर दूं कि हम क्रिटिकल एनालिसिस से क्या अचीव कर सकते हैं, या फिर गोल्स, या फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगले बंदे पे जाने से पहले मैं ये अनाउंस कर दूं कि प्लीज़ फीडबैक फॉर्म जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसको फिल आउट कर दें ताकि हमारी टीम की बेहतरी हो सके और हम अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। हम अगले बंदे पे मूव करते हैं। जी सना। मुझे लगता है जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसकी बेसिस पर एक तो हम लोग रिसर्च पेपर और जो फैक्चुअल बेस्ड डाटा है उसकी तरफ जाते हैं और बहुत अच्छे से हमारा नॉलेज जो है वो बेस बिल्ड हो रहा होता है। सेकंड, हम लोग कभी भी फॉरेन से रिएक्ट नहीं करते, रादर आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर जो है वो अपना पॉइंट वेरीफाई करने की या उसको पेश करने की जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं। और फिर इन द एंड हम लोग
सीखते हैं कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर, फैक्ट्स की बेस पर अपना जो एक स्टेटमेंट है उसको बिल्ड करेंगे और फिर इन द एंड कंक्लूजन पे जो है वो पहुंच सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी स्पीकिंग स्किल्स, नॉलेज गैदरिंग और साथ में जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, वो भी साथ-साथ चल रहा होता है इसमें। जी, यानी ये आपने ओवरव्यू दिया है क्रिटिकल एनालिसिस का, और हम इससे इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर एक ग्रुप के लेवल पे हो, हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, इंडिविजुअल पे 1 टू 1 डिस्कशंस में और ग्रुप डिस्कशंस में भी आप फिर जा सकते हैं जब आपका एक दफ़ा कॉन्फिडेंस और नॉलेज बिल्ड हो जाता है तो। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर। अब्दुल खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम आवाज़ आ सलाम। रही है? जी जी। अच्छा, मैं पहले तो थोड़ी-सी इसकी क्लैरिफ़िकेशन कर दूँ कि ये प्रोसेस क्या है, थोड़ी-सी तरफ से ऐड ऑन कर दूँ। देखें, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है कि आपने एक क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ की, किसी इंसिडेंट के मामले में, किसी फैक्ट के बारे में आपने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। अब जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो उस प्रोसेस का एक टूल है, जो कि जिसके थ्रू आप एनालिसिस करके किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। आया कि जो बात, जो इंसिडेंट, जो मामला आपके ज़ेरे गौर है, वो आया सही भी है, गलत भी है? अगर सही है तो किन पहलुओं से सही है? और अगर गलत है तो उसमें क्या क्या चीज़ें करता है? और इससे आप एक डिडक्शन के ऊपर पहुंच सकते हैं कि जो लेवल के ऊपर, माशरती लेवल के ऊपर हो रहा है, वो किस हद तक जो है वो सही है। तो क्रिटिकल एनालिसिस से ये जो टूल है, ये आप इसको इस्तेमाल करके अंडर द, और अब आपने देखना भी है कि आप मामले को किस तरह देख रहे हैं। अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, आप कुरानी तालीमात के अंदर उसको देख रहे हैं, तो फिर भी आप बता सकते हैं। और यही हमारा मकसद है कि किसी भी मामले को हमने एक कुरानी तालीमात विद द हेल्प ऑफ दिस टूल कि क्या ये सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से ये इसका जो है वो ये हम उससे अचीव कर सकते हैं। थैंक जी, यू जी। शुक्रिया अब्दुल। आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक काफ़ी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग एक बिगर पर जो है ना प्रोसेस है, और क्रिटिकल एनालिसिस सिर्फ एक छोटा सा टूल है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। रोमान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस को सबसे पहले हम यही सवाल करेंगे ना कि क्यों हमने इसको यूज़ करना है। तो ये हमें अनबायस्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सबसे पहले सिस्टम को एनालाइज़ करने से भी पहले जब भी हमारे अंदर हैबिट डेवलप होती है ऑफ बीइंग अनबायस्ड, कि हम सिस्टम को उस तरह से देखते हैं कि क्या चीज़ सही है, तो हमारी ईगो ब्रेक होती है। हम पर्सनैलिटी वाइज़ इस तरह डेवलप होते हैं। कॉन्फिडेंस सबसे पहले यही चीज़ होती है कि हम हक को तस्लीम करें। हक को तस्लीम करना ही कॉन्फिडेंस है। सो जब हम अनबायस्ड होते हैं, हमारी ईगो ब्रेक होती है, जिससे हमारे सामने हक वाज़ेह हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये सुन्नत भी है, और प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेशक इंसानों के लिए वो सेट पॉइंट है कि जिसको हमने अचीव करना है, तो हम अपना मैक्सिमम अचीव करेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम की हम अगर बात करें सीरा की, तो वो मक्की दौर था या मदनी, नबी अलैहिस्सलाम हमेशा एक बहुत ही अच्छे जो है ना क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकर रहे हैं, और आपने अकेले सरदारों के जो है ना आर्ग्यूमेंट्स को आंसर किया। सो आई थिंक जब हम किसी हक को बोलते हैं तो हमारे खिलाफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, और उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ अपनी लाइक वे ऑफ कन्वेइंग से हमें कन्विंस कर लेते हैं। उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूरी है, ताकि हम किसी और के रिटन या क्लेम्ड फैक्ट के अंदर ना आ जाएँ। हम जिस चीज़ को भी देखें, हम उसको जाँचें, उसको परखें, चाहे फिर वो हमारी बात गलत हो या फिर हमें उनकी एक्सेप्ट करनी पड़े, वी एक्सेप्ट द ट्रुथ। तो ये चीज़ लाज़मी है ताकि हमारे पास इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूवमेंट किस चीज़ की हो? क्वालिटी ऑफ नॉलेज की हो, हमें फाउंडेशन ऑफ एक्शन मिले। हम और इससे ज़ाहिर-सी बात है सुपीरियर माइंडसेट क्रिएट होता है एक। जब इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, जब इंसान क्वेश्चन करता है, तो इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, एंड यही सुपीरियर माइंडसेट है जो कि बेशक लियुज़िरहु अला-दीन कुल्ली के अंदर हमारे काम आने वाला है। सो आई थिंक इट इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ दैट। यही है मेरी तरफ से।
जी जज़ाकल्लाह खैर। रमान, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया और जो आपने एग्ज़ाम्पल दी है कुरान की, तो बिल्कुल ठीक एग्ज़ाम्पल दी है। इसके बाद मैं भी एग्ज़ाम्पल दूंगा, उससे पहले हम ना चैट में से क्वेश्चन ले लेते हैं। माज शेख कहते हैं कि वाई डू यू चूज़ क्रिटिकल एनालिसिस एज अ मेन सोर्स फॉर एन अप्रोच टुवर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो माज, शुरू पे भी ये क्लैरिफाई हुआ था कि जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला सेशन है वो साहिल साहब जो है ना वो लीड कर रहे हैं, और जो क्रिटिकल एनालिसिस वाला सेशन है वो आईएमएस की टीम जो है ना मैनेज कर रही है। तो इसलिए हम इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे कि साहिल साहब क्रिटिकल थिंकिंग पे सेशंस दे के तो वो सिखाएंगे, और हम एक छोटे से टूल पे जो है ना ट्रेन करेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस है क्या और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब एग्ज़ाम्पल देता चलूँ कि जैसे हमने बात की है एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो हम क्रिटिकल एनालिसिस से उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और क्रिटिकल एनालिसिस के कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस्तेमाल होंगे, या फिर अगर आप सिग्निफिकेंस की बात भी करें कि हम क्रिटिकल थिंकिंग क्यों सीख रहे हैं और हम इससे कर क्या सकते हैं और ये हमें किस तरह से फ़ायदा देगी, तो आप यही एजुकेशन सिस्टम वाली एग्जांपल ही ले लें। तो इस पे आप लोग अगर अपना इनपुट दें कि हम इसको किस तरह से जो है ना आप इसकी सिग्निफिकेंस को इस एग्जांपल में जो है ना मर्ज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। जी मारिया। अच्छा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा क्रिटिकल एनालिसिस जो आपने पहले क्वेश्चन किया था उसमें मुझे थोड़ा कहना था कि एज़ अ मुस्लिम देखिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। क्रिटिकल एनालिसिस हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास जितना भी जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं रीज़निंग के लिए हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो ये अनबाइस्ड होना है हमें। उसके बाद उस डाटा को हमने जो है वो एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे जो ट्रूथ है उसको हमने जो है वो एक्सेप्ट करना है और ऑब्वियसली वो प्रूव होगा। एक्चुअली जो ट्रूथ है वो प्रूव होगा। उसमें ये है कि देखिए जैसे हमारे पास इस्लाम हम मुस्लिम हैं, एज अ मुस्लिम हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कुरान में और सुन्ना में कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। तो ये तो हमें आप कह सकते हैं ना एज अ ये एक बेनिफिट है। अगर आप एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स अगर नॉन मुस्लिम्स का ये एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग या ये सारा कुछ देखेंगे तो उसमें और हमारे पास ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं हो सकते, उनकी कही हुई बात गलत नहीं हो सकती। तो ये तो एक चीज है कि हम लोगों ने जो भी करना है ऑब्वियसली हम लोग हमारे पास ऑलरेडी गिवन ट्रूथ्स हैं, वी जस्ट हैव टू फाइंड देम आउट और हमने उसी की अंदर रहते हुए उनको एक्सप्लोर करना है। हमारे पास जो क्रिटिकल बेसिक जो बिगर उसमें है कि जो दिए हुए ट्रूथ्स हैं उनको हमने एक्सप्लोर करना है, उसके ऊपर हमने क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, उसके ऊपर हमने क्रिटिकल एनालाइज करना है। जिस तरह भी जो कुछ भी करना है वो उसके ऊपर करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। हम ऑब्वियसली और उसमें बहुत सी हमारी अपनी जो जाहिर है हम लोग भी एज अ मुस्लिम भी हम लोग बहुत जगह पर हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमारे पास जो है वो रिसर्च की कमी है। तो बहुत सी चीजों पे जो है वो फिर हमारी अपनी जो पहले के गलत ख्याल थे या गलत हमारी सोच थी वो बहुत सी जगहों पर करेक्ट होगी, हमारे अंदर डिफरेंस आएगा। अल्लाह ताला के ऊपर ईमान और यकीन पहले ही होता है लेकिन वो मजीद मतलब आप कह लें कि साइंटिफिकली भी वो हमारा हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे वो कहते हैं कि ये जो मतलब जो नहीं जो कहते हैं जी अल्लाह है कोई नहीं है और उनको उनके लिए भी बहुत से सबूत होते हैं हमारे पास इर्द गिर्द जो हम उनको भी उसके रिप्लाई कर सकते हैं। इवन यानी इस हद तक है हमारे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरा मानना है कि कुरान के अंदर एक नुक्ता भी जो है ना वो इलॉजिकल नहीं लगा। कुरान की कोई बात जो है वो इलॉजिकल नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि बस इसको मान लिया इसको समझ लिया हमारे ईमान का हिस्सा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि अल्लाह ने कह दिया। ये भी नहीं है क्योंकि हर चीज पर तहकीक करने का अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया। तो
ऑब्वियसली अगर अल्लाह ने एक बात कही है कि तहकीक करो, तो अल्लाह ने किसी भी चीज को इलॉजिकल तो नहीं छोड़ा होगा, चाहे वो फिर आप साइंस आहिस्ता आहिस्ता उस पर पहुंचेगी। अल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया हुआ है, हमारे पहले ही बता दिया हुआ है। इसी चीज को अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपने एजुकेशन सिस्टम पर, तो हम जिन चीजों को हम साइंस के थ्रू लेके चलते हैं उनको, और कुरान की जितनी भी, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं एक बात करने लगी हूँ कि जैसे क्या है आसमानों में, और या पहले क्या था, पानी था, और हर आसमान के बाद एक पानी का लेयर है। तो जब हम इस चीज के ऊपर जाएंगे साइंटिफिकली, जब हम ऐसे एज ए साइंटिस्ट इस चीज की करेंगे क्रिटिकल एनालाइज, ऑब्वियसली उसमें हम उसके जो है देखेंगे सारा कि क्या सबूत हमें मिलते हैं, किस तरह से सारे एविडेंस हमारे आगे खुलते चले जाएंगे वक्त के साथ साथ, तो वो फिर ऑब्वियसली वो हमारी एजुकेशन में भी वो चीज एड इन हो जाएगी। और सेकेंडली ये कि वो जो चीजें हमारे पास सामने आएंगी ऑब्वियसली, और अभी आ रही हैं, बहुत सी चीजें हैं जो पहले, जो IMS का भी एक मिशन है कि IMS का मिशन है कि जो होते हैं, जो हमारे जैसे कि, अच्छा मरियम, मैं आपको यहाँ पे सॉरी, इंटरप्ट करूंगा क्योंकि हम हाँ जी, कोई बात नहीं, हम काफी ऑफ टॉपिक जा रहे हैं ना। तो इस नहीं ये ऑफ टॉपिक नहीं है सर, ये बिल्कुल ऑफ टॉपिक नहीं है। मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि IMS में जो मेन विजन था या मिशन है कि जो वसल्लम का खुतबा था, उन्होंने कहा तुमसे आगे आने वाले लोग या तुम्हारे जो जिनको तुम पहुंचाओ वो बेहतर समझ सकेंगे। उसका रीजन ही यही था कि रिसर्च होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्रिटिकल एनालाइज होंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत सी चीजें बाद में आने वालों को प्रूव हो चुकी होंगी। ये एक पॉइंट मैं एड बस करना चाह रही थी। बाकी जी जी तो ठीक ये है। जो है वो हमारे पास जो है वो ये आ जाता है पॉइंट बस। थैंक यू, जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि अपने एक्सप्लेनेशंस थोड़ी सी कंसाइज रखें ताकि सब लोगों को जो है ना मौका मिल सके। जी अब्दुल्ला। ये आप क्वेश्चन जरा रिपीट कर दीजिएगा, मुझे क्वेश्चन जहन से निकल ही गया। चले मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि हम क्रिटिकल एनालिसिस से क्या अचीव कर सकते हैं, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें, जो हमने एजुकेशन सिस्टम की बात की है, तो हम क्रिटिकल एनालिसिस से क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्रिटिकल एनालिसिस आपको एजुकेशन में, यानी कि अगर एजुकेशन के साथ क्रिटिकल एनालिसिस को हम कंबाइन कर देंगे, तो जो स्टूडेंट्स एजुकेशन ले रहे हैं उनके पास स्टार्ट से ही क्रिटिकल एनालिसिस की एक टेक्निक और एक एक्यूमेन उनके अंदर पास आ जाएगा। और क्योंकि आजकल अगर हम नोटिस करें इन दी सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग, तो यहाँ पे किसी के पास भी लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते। इस बारे में बहुत लंबी बहस जा सकती है, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस अगर एजुकेशन के अंदर आ जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। बस। जी अब्दुल्ला, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं अगर आप लोगों के लिए। इस पहले क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि क्रिटिकल एनालिसिस क्यों सीखना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग देख लें कि क्यों सीखना चाहिए, हम इसे कर क्या सकते हैं, और हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। तो कोमल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो काइंडली आप इनपुट दे सकती हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्रिटिकल एनालिसिस से हम हक तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। यानी किसी भी चीज़, किसी भी इनपुट को जो कि आइडियाज़ की फॉर्म में, आर्गुमेंट्स की फॉर्म में, या इन्फॉर्मेशन जो हमारे तक पहुंच रही है, उसकी अंधी तकलीद नहीं करनी हमने। उसके लिए हम कुछ एनालिसिस करेंगे उस डाटा के ऊपर जो हमारे पास इनपुट है, और उनके फैक्ट्स तक पहुंचेंगे कि हक क्या, हकाइक तक पहुंचना, उस ये अचीव करना है हमने।
हक तक पहुंचना। और इसमें वही वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन ये हम करते हैं यूजिंग क्रिटिकल एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी स्टडीड अर्लियर। और इसके लिए हम लोगों के पास जो 2 प्राइमरी सोर्सेज हैं जिनको हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो है कुरान और सीरा, कुरान और सुन्ना। ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स मौजूद है जिनको हम मानते हैं, और बाकी सबको उनके अंडर अंडर दैट लेंस जो है हम उसकी तहकीक करते हैं। और आंसर जो सिंपलेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो यही है कि फैक्ट्स तक पहुंचना, हकाइक तक पहुंचना। जी जज़ाकल्लाह कोमल। अगर मैं इस पे थोड़ी सी एलेबोरेशन मांगूं कि हम इसको एजुकेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से अनम्यूट करता हूँ। जी, अगर आप एजुकेशन के मैंने ऑलरेडी रिसर्च गाइडलाइंस पे पूरी एक प्रेजेंटेशन दी है, उसमें यही चीज डिस्कस की है कि आपने कोई भी फैक्ट्स तक आपने पहुंचना है तो आपने उसको पहले उसके ऊपर जो किस तरह से आपने उसको एनालाइज करना है, उनकी सोर्स कौन सी सोर्सेज के थ्रू और रेफरेंसेस के थ्रू आपने उसको ऑथेंटिकेट करना है इंफॉर्मेशन को। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा मौजूद होता है जिसके बेस पे आप प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च करके उस जो दलाइल है उसको आपने वैलिडेट करना होता है, दलाइल के थ्रू उस फैक्ट को बताना होता है। तो ये चीजें एजुकेशन सिस्टम में यही होता है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसकी जो पीछे बैक पे सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, वो क्या है और वो कितनी उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और वो उसको प्रॉपर जिस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल जर्नल्स की बात करें तो कुछ ऐसे और न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो वो कौन से न्यूज़ चैनल्स हैं और उनकी किस तरह का मतलब उनकी क्या स्टैंडिंग है, आप ये कह सकते हैं कि वो कितने ऑथेंटिक हैं, जो जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो वेरीफाइड है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं वो स्क्रूटनी प्रोसेस से गुजरते हैं। आप तक जो ये पब्लिश होके पेपर आता है वो एक अचानक से नहीं आता, उसकी बहुत सारी रिविजनिंग होती है, उसकी बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर आप जो भी नॉलेज ले रहे हैं वो किस रिसर्च इंस्टीट्यूट से पब्लिश हुई है, किस जर्नल ने उसको पब्लिश किया है, कोई न्यूज़ आप तक पहुंच रही है, किस न्यूज़ चैनल ने उसको आप तक पहुंचाया है। उसके और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं एनालिसिस के न्यूज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए। एजुकेशन में हम कुछ इस तरह से उसको लेके चलते हैं, क्योंकि मैं खुद भी रिसर्च करती हूँ तो रिसर्च के लिए हम लोग ऑथेंटिक पेपर्स देखते हैं, ना कि गूगल पे राइट करके हर चीज़ को हम हक नहीं मान लेते। उसके लिए कुछ इस ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, जर्नल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम उनको वैलिडेट करते हैं उन फैक्ट्स को। और कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, एनालिसिस होते हैं, उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं और डिपेंड करता है स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट कि ऐसे कौन से टूल्स हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एक्सपेरिमेंटेशन में। तो डिफरेंट एंगल्स से और डिफरेंट टूल्स के ज़रिए से आप अपने जो आप बताना चाह रहे हैं हक उसको वैलिडेट करते हैं आगे पहुंचाने के लिए। जी जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को रिमाइंडर देता चलूँ कि फीडबैक फॉर्म हमने शेयर कर दिया है, तो काइंडली उसको फिल आउट कर दीजिएगा इस सेशन के बाद। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि ये सेशन डिस्कशन बेस्ड क्यों है। डिस्कशन बेस्ड इसलिए है ताकि हमारी अपनी डेवलपमेंट हो सके, जो कि हमारा पर्पस था कि इंटेलेक्चुअल वारफेयर में हमने एंटर करना है। तो जब तक हम डिस्कशन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसके स्टेप्स जो है ना वो पूरे नहीं कर सकेंगे।
तो इसलिए ये सेशन डिस्कशन बेस्ड रखा गया है, ताकि हम इस चीज़ से यूज़ टू हो सकें कि हम दूसरों के आइडियाज़ को चैलेंज करें, उसमें से जो है वो बाइसेस या फिर फैलेसीज निकालें। तो इस वजह से जो है ना ये सेशन डिस्कशन बेस्ड रखा गया है। हम मूव ऑन करते हैं सिग्निफिकेंस पे, जो कि हम समझने की कोशिश कर रहे थे अभी तक कि ये क्यों ज़रूरी है। तो पहली जो वजह है जो मैंने बयान कर दी कि इंटेलेक्चुअल वारफेयर जो कि हमारा मिशन भी है। तो क्रिटिकल एनालिसिस इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग इंटेलेक्चुअल वारफेयर का हिस्सा बन सकें। अब इंटेलेक्चुअल वारफेयर में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट करते हैं, बायसेस आइडेंटिफाई करते हैं, और जो फैक्ट्स हैं या ओपिनियंस हैं उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। और हमने ये क्यों सीखना है और हम इस चीज़ से क्या जो है हासिल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स जब क्रिटिकल एनालिसिस को सीख जाएंगे, तभी वो डिबेट्स में 1-to-1 जो है ना एंगेज कर सकेंगे। तो इस वजह से भी क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो हो गया इंटेलेक्चुअल वारफेयर। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोज़मर्रा के मामलात हों या फिर छोटे बड़े किसी भी लेवल के मामलात, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो इस चीज़ को जो है तरजीह देता है कि हम डिस्कशंस करें या फिर चीज़ों को करीब से देखें, बेशक वो प्रॉब्लम्स हों। इस प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हम क्रिटिकल एनालिसिस से एनालाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, और जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो हम एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद इथिकल डिसीजन मेकिंग, कि अगर हमने कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है तो हम किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। क्या हम अपने इमोशंस की बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, बेशक वो अपनी रोज़मर्रा के मामलात हों या फिर कोई भी बड़ा मामला, तो हम वो किस बेस पे कर रहे हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस सीखने के बाद हमें अपने डिसीजंस लेने में और उनकी इथिकल अंडरस्टैंडिंग में आसानी पैदा होगी। उसके बाद इनोवेशन। आप हिस्ट्री में जब भी देखेंगे कि कोई इनोवेशन हुई है तो वो बगैर सोचे समझे नहीं हुई, उस पे बहुत सारे मुबाहिसे या फिर रीजनिंग, उसके बाद ही जो है ना इनोवेशंस आई हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो हम जब तक सोचेंगे नहीं या फिर क्रिटिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हम नई चीज़ें जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूरी है। आप इसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन देख लें कि जब इंटेलेक्चुअल वारफेयर की बात आती है तो हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स, चैलेंजेस और या फिर अजम्पशंस को चैलेंज करना, या फिर अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिफेंड करना है एविडेंस और लॉजिक की बेस पे। तो क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू हम इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में शामिल हो सकते हैं, चीज़ों को करीब से देख सकते हैं, बेशक वो अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हों, और फिर हम अपने आइडियाज़ को बेहतर बना सकते हैं। जब बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू हमें स्टेप्स पता होते हैं कि हमने क्रिटिकल एनालिसिस करना किस तरह या फिर चीज़ों को एनालाइज किस तरह करना है। तो क्रिटिकल एनालिसिस हमें ये सिखाता है कि चीज़ों को किस तरह से ब्रेक डाउन करना है, और बेशक वो कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हों उनको करीब से कैसे देखना है, उसके रूट कॉजेज़ या फिर उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस। तो इस वजह से भी क्रिटिकल एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग में आप देख लें कि हम जब क्रिटिकल एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम अच्छे तरीके से जजमेंट दे सकते हैं, ना कि सिर्फ हम अपने बिलीव्स की बेस पे जो है वो डिसीजंस दें। और फिर जब बात आती है इनोवेशंस की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, थ्रू आउट द हिस्ट्री सोचे समझे बगैर कुछ भी नहीं किया गया। क्रिटिकल एनालिसिस का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम उसमें चैलेंज करते हैं अजम्पशंस को, या फिर हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तभी जो है इनोवेशन आती है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी लेवल पे। अब आप देखें कि जो पहले एग्जांपल हमने दी थी एजुकेशन सिस्टम की, तो अगर उस पर आप क्रिटिकल एनालिसिस करें तभी आप उसकी बेहतरी पे काम कर सकते हैं। उसमें एथिकल डिसीजन मेकिंग भी शामिल है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शामिल है, उसमें इनोवेशन भी शामिल है।
तो हम मूव करते हैं अब स्टेप्स की तरफ। चूँकि हमने देख लिया है, क्रिटिकल एनालिसिस को डिफाइन भी कर लिया है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी जान ली हैं एग्जांपल्स के थ्रू भी, और उसकी सिग्निफिकेंस भी जान ली है। तो अब हम स्टेप्स की तरफ चलते हैं और इन स्टेप्स में भी हम उसी अपनी पहली एग्जांपल को लेके चलेंगे, जो कि है एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द इशू। आप अगर एजुकेशन सिस्टम को देख लें तो आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो आपने इशू आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। आप साथ साथ नोट करते जाएं कि ये क्रिटिकल एनालिसिस के स्टेप्स हैं। उसके बाद हमने एनालाइज करना है इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया, बेशक वो फैक्ट्स हैं या फिर कोई भी स्टैटिस्टिक्स हैं। उसके बाद हमने जो है ना कंक्लूजन की तरफ मूव करना है। अब हमने ये 3-4 स्टेप्स तो ले लिए, यानी इशू भी आइडेंटिफाई हो गया है, इंफॉर्मेशन गैदर भी हो गई है, इंफॉर्मेशन एनालाइज कर ली है, हमने कंक्लूजन भी निकाल लिया है। लेकिन वो चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे उन लोगों तक जो कि डिसीजन मेकर्स हैं या फिर पॉलिसी मेकर्स हैं। तो इस वजह से एट द एंड अपनी जो फाइंडिंग्स है या फिर अपनी रिसर्च है उसको कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि कोई चेंज आ सके। अब इसको फर्दर इलेबोरेट कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई द इशू, इससे क्या मुराद है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इशू है क्या। उसके बाद ये देखना है हमने कि उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, यानी उसको सॉल्व करने की। और फिर हमने ये समझना है कि क्या ये चीज़ या फिर क्या ये इशू अभी एड्रेस करने वाला है या नहीं। अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बेहद ज़रूरी है कि हम इसकी अल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। जब बात आती है इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन की, तो फिर हमने सोर्सेज देखनी है कि वो इंफॉर्मेशन किस सोर्स पे आई है, किस सोर्स से आई है, क्या वो वैलिड है या नहीं, बेशक वो फैक्ट्स हैं या फिर कोई एविडेंस है उस इशू के रिलेटेड। अब उस जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है या फिर उसको गैदर करने का क्या तरीका हो सकता है, उसमें आप सर्वेज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, यानी हिस्ट्री की किताबें भी पढ़ सकते हैं कि हिस्ट्री में इस चीज़ पे क्या काम हुआ है या फिर ये एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बना है, किस तरह से एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का टाइम आता है तो हम ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन हमें बताने की कोशिश क्या कर रही है। यानी अगर कोई ग्राफ है और वो हिस्ट्री के रिलेटेड है तो हम ये समझेंगे कि अगर एक टाइम फ्रेम में वो कुछ बता रहा है तो क्या बता रहा है, ये एनालिसिस का हिस्सा होता है। फिर आपने ये देखना है कि वो इंफॉर्मेशन जिस सोर्स से आई है क्या वो रिलायबल है। अगर आप डेफिनेशन की तरफ दोबारा रेफर करें तो उसमें एक पॉइंट था कि उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है, उस पे किस हद तक जो है ना एतबार किया जा सकता है। उसके बाद जब आपने ये तीनों चीज़ें कर ली तो फिर कंक्लूजन की तरफ आपने जाना है। और कंक्लूड किस तरह से करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने एनालाइज की है, याद रखिएगा एनालाइज की है ना कि गैदर की है, क्योंकि गैदर की हुई इंफॉर्मेशन में सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो आपने उस एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना है। आप ये टर्म्स साथ साथ नोट डाउन कर लें, और अगर आपको इस पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। सिंथेसाइज करना है, सिंथेसाइज मतलब उसको इकट्ठा करना है एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचने के लिए। उसके बाद आपने उसका रूट कॉज देखना है या फिर ये देखना है कि इस इशू को क्या चीज़ बढ़ावा दे रही है। फिर आपने देखना है कि इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, बेशक वो सॉल्यूशंस हैं या फिर उसके पर्सपेक्टिव्स हैं। अब आपने जब ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं तो फिर आपने इसको कम्युनिकेट करने का काम करना है ताकि एक बड़ा चेंज आ सके या फिर ये चीज़ स्टार्ट हो सके। तो आपने अपनी समरी बनानी है, यानी जो आपकी रिसर्च है या फिर जो कंक्लूजन्स हैं उसको एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना है। वो एक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, वो एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। और याद रखिएगा
कि एनालिसिस की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको एविडेंस बेस्ड लेके चलना है, ये बिल्कुल रैशनल होनी चाहिए, तो आपने उसका सपोर्टिंग एविडेंस भी साथ शामिल करना है। अगर बात की जाए इसके कंपोनेंट्स की कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे क्रिटिकल एनालिसिस बनता है, तो इसकी पहली जो चीज़ है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आपने वो प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या। अभी इसको हम एग्जांपल से भी देखेंगे, बहरहाल आप फ़िलहाल इसके कंपोनेंट्स जो है ना वो देखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एविडेंस को एवेल्युएट करना है, आपने ये देखना है कि क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। उसके बाद आपने उसको डिफरेंट एंगल्स से देखना है कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है। अगर इसकी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो फिर आप टीचर से, स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी और पर्सपेक्टिव हो उससे बात कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन देना है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से मुराद कि आपने जो चीज़ें देखी हैं, या फिर आप अगर कोई इशू फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने जो उसका सोल्यूशन दिया है, क्या उस सोल्यूशन की कोई और बेहतर सोल्यूशन हो सकती है, या उसको एक डिफरेंट रास्ता हो सकता है उसको सॉल्व करने का। इसकी एलेबोरेशन आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें जो कि एजुकेशन सिस्टम है, तो ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पे हम क्रिटिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज रखिएगा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी हुज़ैफा। जी, आई हैव लिटिल रिसर्च ऑन दिस के जिस तरह हम जाएं, अगर हम 1200 साल पहले, तो जब मुसलमान जो है वो दुनिया में जो है वो सुपीरियर थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एजुकेशन का वहाँ पे क्या निज़ाम था कि हमारे जो है वो मसाजिद जो थी वहाँ पे, जो वो हमारा जो है वो जामिया जिसे कहते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। वहाँ पर जो है वो रिसर्च इस तरीके से हुआ करती थी, जो बच्चा भी जिस फील्ड में कॉम्पिटेंट है, उसको फिर उसी फील्ड में जो है वो आगे किया जाता था। जिस तरह कोई मैथमेटिशियन बनता था, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई ज़ूलॉजिस्ट बना। तो इस तरीके से जो है ना वो देखा जाता था कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसके एसातिज़ा फिर उसको उधर ही जो है वो प्रेफ़र करते थे। तो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम देखा जाए, सबसे पहले तो लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन हम जो है वो इंग्लिश में जो स्टडी होती है हमारी, लेकिन इंग्लिश में अगर हम कहें तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इंग्लिश को इस तरीके से नहीं एज़ अ लैंग्वेज पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। तो बच्चे को ना वो उर्दू में समझ आता है कुछ, ना वो इंग्लिश में समझ आता है, तो वो एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। उसके सेकंड कि हर बच्चा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से वर्क करता है कि वो हर बच्चे को हर सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एजुकेशन सिस्टम का जो है ना ज़वाल है कि इस तरह से एजुकेशन नहीं हो सकती। तो इस पे मेरे थोड़ा-सा यही रिसर्च था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर हम इन चीज़ों की तरफ देखें, यानी हम अपनी जो है वो हिस्ट्री को जो है वो देखें दोबारा से, कि मुसलमान जब सुपीरियर हुआ करते थे, तो वो क्या था उनका पूरा प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, किस तरह से वो जो है वो एजुकेशन सिस्टम को चलाया जाता था, और बस यही चीज़। जी जज़ाकल्लाह, आपने लिटरेचर रिव्यू की बात की है। तो इस पे हम बाकियों का कमेंट लेते हैं कि अगर इसका पहले स्टेप का देखा जाए कि पहला स्टेप इसका है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और हमने बात करनी है एजुकेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ही एज एन एग्जांपल। तो हम इसको किस तरह से, अगर आप पहला स्टेप देखें कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन, तो हम किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हाशिम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा क्रिटिकल, मेरा एक्चुअली सवाल है
कि क्रिटिकल एनालिसिस किस हद तक करना है, मतलब कि इंसान को किस स्टेज पे जाके पता चल जाएगा कि जी ठीक है, हमारा काम पूरा हो चुका है और हमने ये कंक्लूजन निकालना है। मतलब कि अगर ये जो एक चीज़ है कि क्रिटिकल थिंक करना है आपने, तो क्रिटिकली थिंकिंग अगर करते जाएंगे तो इंसान तो पागल नहीं हो जाएगा। तो हतमी नतीजा जो है वो किस स्टेज पे जाके कंक्लूजन कहाँ पे निकल आएगा कि जी हाँ ये ठीक है, और इसको जो है ना, इस बात को, इस कंक्लूजन को अपने माइंड में, अपनी अकल में बिठा लेना, सेव कर लेना। तो मेरा जस्ट ये क्वेश्चन है। जी हाशिम, इस क्वेश्चन पे मैं ये कहूँगा कि आपने जब क्रिटिकल एनालिसिस करना है और आपने अपने हिसाब से अगर देख लिया है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आपने कुछ अगर कंक्लूड किया है, जब आप क्रिटिकल, ये याद रखिए कि क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों साथ साथ चलेंगी। ये नहीं होगा कि आप क्रिटिकल एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर जो है ना वो कर लें। तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को सीखेंगे तो ये चीज़ें उस तरफ से आती हैं कि आपने क्रिटिकल थिंक करना कैसे है। तो जब आप कंक्लूजन अपना दे देंगे तो फिर आपने उसको रिव्यू भी करवाना है, क्योंकि जब अगर आपने किसी एक इशू का क्रिटिकल एनालिसिस किया है और उसको पब्लिश करेंगे या फिर उसको कन्वे करेंगे, तो फिर उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें ये खामियां हैं, क्योंकि वो उस पे भी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। और बात रही कि इंसान तो क्या पागल नहीं हो जाएगा, आई थिंक कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इसीलिए भेजा था कि हम सोच सकें। बस ये लेटली हमारा कुछ इस तरह का जहन हो गया हुआ है कि हम ज़्यादा सोचने को तरजीह नहीं देते या सोचने को तरजीह नहीं देते। इस वजह से भी हमें ये महसूस होता है कि इतना सोच के क्या हम पागल नहीं हो जाएंगे। आहद लोहदी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ कि अगर आप पहले स्टेप को कर लें। जी आहद, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है। नूर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं ना एग्जांपल के थ्रू इन चारों स्टेप को जो है ना वो डिफाइन करना चाहूँगी। अब जैसे देखिए, करंट हमारे पास एक इशू आया कि आप सबने देखा ही होगा, एक लड़की थी, उसने एक ड्रेस पहना था जिस पे अरेबिक वर्डिंग में कुछ लिखा हुआ था। तो सबने ये समझा कि कोई कुरानी आयत लिखी हुई है और उसको मारने तक आ गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें तो पता है कि हम लोग मुसलमान हैं, तो हम सब ने तो कुरान पाक पढ़ना ही होता है। लेकिन देखें, कोई नॉन मुस्लिम है, वो देखेगा तो वो तो ये समझेगा कि किस तरह के लोग हैं कि जिनको अरेबिक पढ़नी आती है, समझ कोई नहीं आती, ना उनको बोलनी आती है, तो क्या फ़ायदा कि सिर्फ पढ़नी आती है। तो हम एक तरह से देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब हम मदारस सिस्टम अपना देखते हैं, तो मदारस सिस्टम एक एजुकेशनल सिस्टम है, तो सिखा तो रहे हैं कुरान पाक पढ़ना, लेकिन कोई इम्प्लीकेशन नहीं है उसकी, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई इशू हमने किया है कि एक इशू है कि लोग कुरान तो पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, और ना ही उसके बारे में कोई डिस्कशन हो रही है, सिर्फ बरकत के लिए पढ़ते हैं उसको। एक हमारे पास एक इशू आ गया जो हम देखते हैं कि क्या एक वाकई एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से कितने इश्यूज और भी क्रिएट हो रहे हैं, तो हाँ, हमें इसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब जाहिर है एक इशू आ रहा है हमारे पास, हमने उसे रिजॉल्व भी करना है, तो हम ना इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखना चाहेंगे। अब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बाय सर्वे या जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं, कि देखें कि कितने % जो लोग हैं वो उन्होंने कुरान पाक पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, या अरेबिक पढ़ी भी है नहीं पढ़ी। हम कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। कितने हैं जिनको पढ़नी आती है, कितने हैं जो पढ़ते हैं तो समझते भी हैं, और कितने हैं जो समझते हैं तो उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं या अरेबिक बोल भी सकते हैं। जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसको एनालिसिस इन्फॉर्मेशन के एक अगले स्टेप में लेके जा सकते हैं, जहाँ हम ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के थ्रू उसको उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, कि देख सकते हैं कितने % जो हैं वो पढ़ रहे हैं और कितने % हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है।
और कितने परसेंट है जिनको समझ आ रही है और कितने परसेंट हैं जो वाकई इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं इसको। जब हमारे पास एनालिसिस आ सकती है ना, तो उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अच्छा इस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ यहाँ ये स्टेप लेने की ज़रूरत है। फिर हम वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे कि हम कम्युनिकेट करें कि ऐसे कौन से हम पॉलिसीज़ बनाएं, कौन से ऐसे करिकुलम लेके आएँ मदारस सिस्टम में कि हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव कर सकें। कुरानिक सिलेबस अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ ये ना है कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, हमें वो बोलना भी आए, समझ भी आए और हम उससे रिलेटेड आगे बात भी कर सकें। तो आई थिंक ये एक एग्जांपल थी जो मेरे जहन में आया और मैंने शेयर कर दिया आपसे। जज़ाकल्लाह खैर नूर, आपने काफ़ी अच्छे से तकरीबन सारे ही स्टेप्स जो है ना उसमें कवर कर दिए हैं। उम्मीद है ऑडियंस को जो है ना एक ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। हसन आरिफ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप इस पे अपना इनपुट दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस प्रेजेंटेशन, इट्स प्रीटी अमेजिंग। मुझे थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन भी करना था और मुझे अपना इनपुट भी देना था। एक तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था जो मैं समझ रहा हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग आप करेक्ट कर दें प्लीज़, कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम जब एनालाइज करते हैं क्रिटिकली, ठीक है, हमारी एक प्री पोजिशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, हम एक बिकॉज ऑफ प्रीवियस फैक्ट्स एंड बिलीव्स हमारी एक प्री पोजिशन सेट हुई होती है और हम उस प्री पोजिशन के बायस्ड होके हम वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। और जब वो हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ते हैं, तब हमारी शायद पोजीशन चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स वेदर वी बिलीव ऑन दोस फैक्ट्स और नॉट, ठीक है। तो इज दैट करेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल एनालिसिस? बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी अगेंस्ट इस्लाम इंफॉर्मेशन आती है, जैसे या फिर इसराइल के पोजीशन अगर पॉजिटिव आ रही होती है हमारे सामने, क्योंकि हमारी एक बायस पोजीशन ऑलरेडी एक प्री पोजीशन होती है टुवर्ड्स एज अ मुस्लिम, एज इस्लाम, एज जो भी प्रो पैलेस्टाइन जो भी है, ठीक है, उसको हम उसी तरह ही रीड करते हैं until unless we find those information of facts and figures जहाँ पे हम अपनी पोजीशन चेंज करने पे आ जाए। Is my understanding correct on this part? या मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी प्रेजेंटेशन की बात कर लें, इसमें एक पॉइंट था कि लैंग्वेज बैरियर भी आता है, तो मैं ये 2-3 पॉइंट्स इसमें कवर करूँगा कि जब ये प्रेजेंटेशन बन रही थी और इसमें डेफिनेशंस या फिर इसके स्टेप्स और कंपोनेंट्स ढूंढ के निकालने थे, तो इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सारी थी, लेकिन अब इसमें इंक्लूड क्या चीज़ करनी है वो क्रिटिकली थिंक करके ही होगा। और जो आपने बात की है कि आपके जो बिलीव्स हैं जो पहले से सेट हुए हुए हैं, क्या उनके चेंज होने तक आप कुछ करेंगे? तो क्रिटिकल एनालिसिस का आपने एक पार्ट देखा होगा कि वो एविडेंस बेस्ड होता है। जब तक आपके पास किसी पॉइंट का या फिर किसी इंफॉर्मेशन का एविडेंस नहीं है कि अगर वो ठीक है और वो क्यों ठीक है, अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो एविडेंस बेस्ड होता है। आपको एविडेंस चाहिए, अगर आपने कोई बात की है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका एविडेंस ये है, बेशक आप कुरान पाक की एग्जांपल ही क्यों ना ले लें। तो इसलिए ये पर्सनल बिलीफ्स से ज़्यादा जो है एविडेंस बेस्ड होता है क्रिटिकल एनालिसिस। और इधर ये बात मैं मेंशन ज़रूर करूँगा कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस को बैलेंस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी, क्योंकि ये तीनों IMS के अंदर चल रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी, क्रिटिकल थिंकिंग भी और क्रिटिकल एनालिसिस भी। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और बात रही क्रिटिकल एनालिसिस की, तो आपने एविडेंस ज़रूर देना है, ना कि सिर्फ अपने बिलीफ पे नहीं रहना कि मैंने कुछ पढ़ लिया और मैंने इस पे बिलीव कर लिया। आपको एविडेंस ज़रूर चाहिए। उम्मीद करता हूँ नहीं आप वो जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि बिफोर डूइंग एनी एनालिसिस, फॉर एग्जांपल किसी भी इंफॉर्मेशन को हम किसी भी एनालिसिस करते हैं, जब हमारा फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी मेरी जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें मेरा एक बिलीफ है, वो बिलीफ एक फैक्चुअल एविडेंस पे बेस्ड करता है ना, ठीक है। कोई भी एविडेंस हो, किसी की भी थ्रू मिला हो, कुरान से मिला हो, माँ बाप से मिला हो,
दोस्तों यारों से मिलाओ, वर्ड ऑफ माउथ से मिलाओ, किसी भी थ्रू मिलाओ, आप एक आपका बिलीफ सिस्टम एक एविडेंस पे ही बेस्ड करता है, ठीक है। जब आप एक एविडेंस पे अपना बिलीफ बना लेते हैं, जब आप क्रिटिकली, फॉर एग्जांपल आपने अभी प्रेजेंटेशन एग्जांपल दी ना, ठीक है, तो आपने वही इंफॉर्मेशन ली होगी जो आपको फैक्चुअली एविडेंस के हिसाब से मिली होगी, राइट। आप कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी रेफरेंस के बगैर कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन नहीं उठाई होगी, या कोई भी आपने 2-3 चीजें नहीं ली होगी। तो ये तो क्रिटिकल एनालिसिस का स्टेप्स हो गया ना, जो आपने बताया ना, आइडेंटिफाइंग द इशू, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है ना। तो ये सारी आप जब क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं उस वक्त आपको करनी है, राइट। लेकिन जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करने बैठते हैं तो आपकी एक प्री पोजिशन होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एविडेंस, जो भी आपने पढ़ा होगा पहले। फिर जब वो आपके पास डिफरेंट एविडेंस आते हैं, आपकी जो प्री पोजिशन के बाद जो आपकी एक प्रीपोजिशन है उसके खिलाफ कोई एविडेंस आता है, देन यू चेंज योर position depending upon the evidence you get in front of you. Is that correct? My understanding? I mean, मैं अपनी बात मतलब समझा पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब जी जी, आपकी बात समझ आ गई। आप इसमें एक चीज़ ना ऐड ज़रूर कर लें जी, कि आपने ये भी देखना है कि वो एविडेंस की सोर्स क्या है, क्या वो करेक्ट, बिल्कुल, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर किसी ने कोई इंटरनेट पे चीज़ पब्लिश की है तो आपने उसकी सोर्सिंग लाजमी देखनी है। आप किसी भी वेबसाइट से कोई चीज़ उठा नहीं सकते सिर्फ इस वजह से कि उसके साथ उसका एविडेंस अटैच्ड है। आपने उसकी सोर्सिंग देखनी है कि चीज़ जो है ना अपलोड की किसने है। तो आप ये चीज़ एक ऐड कर लें इसके अंदर। तो इसका मतलब हम अनबायस्ड होकर काम नहीं कर सकते। अनबायस्डनेस हमारा एक नेचर है जो कि हमें क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए अलाउ करता है, करेक्ट। क्रिटिकल एनालिसिस कभी भी पूरे तरीके से अनबायस्ड नहीं हो सकता। तो ये ओके, आपको चीज़ बार बार अपने आप को याद दिलानी पड़ेगी कि आपने अनबायस्ड रहना है। वो आप क्रिटिकल थिंकिंग से ही कर सकते हैं। ठीक ठीक आपको है, बात समझ जज़ाकल्लाह। आ गई? जी जी जी, मैं समझ गया हूँ। थोड़े मेरे और डाउट्स हैं, मगर मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा इंशाल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेशन कंक्लूड करते हैं। अ, रुश्ता तारिक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी। अब आप एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स की हवाले से बात कर रहे थे ना कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हमने मतलब आइडेंटिफाई किए हों अगर, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट भी हैं, जो उसमें कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, वो अपग्रेड नहीं होते। मतलब अगर उनके बुक्स के एडिशंस आ भी जाते हैं नए, तो उसमें कुछ भी अपडेटेड या नया नहीं होता। और बहुत ज़्यादा रट्टा बेस्ड चीज़ चल रही होती है, जिसमें आपको वैसे ही नहीं पता चलता कि आपको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करके कैसे देखना है चीज़ों को और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सर साहिल ने अपने किसी लेक्चर में ये बात की थी कि इस्लामियत की बुक में कोई वाक़या है कि वो एक औरत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकती थी, जबकि ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है हदीस वगैरह में कहीं पर भी। तो एक फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह की अगर हम उसको क्रिटिकली देखेंगे तो पता नहीं अंदर से कितनी चीज़ें निकलेंगी जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करती होंगी, लेकिन वो बताई गई हैं। तो ये वाली चीज़ एक तो बहुत बड़ा इश्यू है कि वो अपग्रेडेशन नहीं है। दूसरा जो जैसे अभी हम क्रिटिकल एनालिसिस या थिंकिंग के हवाले से बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो स्कूल लेवल पे इस तरह की चीज़ें सिखाने की ज़रूरत होती है। ताकि वो आगे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो एक तरह से क्वालिटी प्रोड्यूस हो सकती है कि वो बच्चे जब स्कूल से ही सीख के आगे की तरफ जाएँगे, तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं मुल्क के लिए। सो ये मेरे पॉइंट्स थे कंसर्निंग द एजुकेशन सिस्टम। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर दूं कि प्लीज़ फीडबैक फॉर्म शेयर हो चुका है, तो काइंडली उसे फिल आउट कर दीजिएगा। और मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और क्लैरिटी मिली होगी। तो फ़ाइक अब्दुल्ला, आप सेशन जो है ना समराइज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर एवरीवन। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अच्छा जी, तो जो आज जो सेशन हुआ उसके बारे में उसको समराइज़ मैं इस तरह से करूँगा कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो सुपर यूज़फुल स्किल है, जिसको आप अपनी एवरीडे लाइफ़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस आप करते कैसे हैं? इसके अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को या किसी सिचुएशन को या किसी आर्गुमेंट को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और उसको आपने हर एंगल से देखना होता है। उसके बारे में हर पर्सपेक्टिव को अनबायस होके आपने उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। डीपर अंडरस्टैंडिंग आप कैसे करेंगे? बाय एग्जामिनिंग इट थॉटफुली एंड ऑब्जेक्टिवली। और इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आप बायसेस को आइडेंटिफाई कर सकोगे, फैलेसीज को आइडेंटिफाई कर सकोगे और जो फिर आप डिसीजन बनाओगे वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हो या किसी भी जो मैंने पहले बताया किसी भी सिचुएशन या आर्गुमेंट या किसी आइडिया के बारे में आप अपना डिसीजन बनाना चाह रहे हो, तो आप उसके बारे में अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन कर लो तो आपका जो आउटकम होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होगे और आपको पता होगा कि ये चीज़ बेसिकली वर्क किस तरह से कर रही है। अच्छा, अगर हम आगे चलें तो इस तरह से कि आप इससे जो सबसे ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी वो ये मिलेगी कि जो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स और फिर ये आपको लीड करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे, फिर आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे और फिर आप जब आप उनको अंडरस्टैंड कर चुके होगे तो फिर आपके लिए उनको सॉल्व करना मसला नहीं रहेगा। आप इसको अपनी आम ज़िंदगी में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई एडवर्टाइज़मेंट पढ़ रहे हो या कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, तो आप इसे आपको अगर इनका क्रिटिकल एनालिसिस कर लोगे, आप इनको क्रिटिकली एनालाइज़ करने के बाद आप इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी रिलायबिलिटी चेक कर सकोगे। आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा जो है अनबायस्ड ओपिनियंस है और क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है ये गलत तो नहीं है। तो इसके जो हमें जो सबसे ज़्यादा इसकी हेल्प होगी वो यही होगी कि क्या मिस इन्फॉर्मेशन और बायस्ड ओपिनियन से हम बचे रहेंगे। तो क्रिटिकल एनालिसिस बेसिकली एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि हमें हेल्प करता है क्रिटिकली थिंक करने के लिए। तो ये आज के सेशन का हमारा खुलासा था। और इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।